So next colligative property is elevation in boiling point, and it is also known as ebullioscopy. Ebullioscopy भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, बट अदरवाइज द बेसिक प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. First of all, what is boiling point? As I have already told you this thing when we were discussing about vapor pressure, that a liquid starts boiling when its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. For example, if we consider a liquid, a common liquid like water at room temperature, 25 degree Celsius, जो हमारा 298 Kelvin temperature है, उस पे जो water है उसका vapor pressure जो है, it is 27 millimeter of mercury actually. 27 approximately millimeter of mercury है, तो you can say 0.2 atmospheric pressure. और normally atmospheric pressure हमारा कितना है 1, जो हम standard हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है. तो 0.23 से वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने 1 वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके आना है. उतना आपको वाटर को और इतना वेपर प्रेशर बढ़ाना है. 0.23 से 1 तक लाने के लिए आपको उसको कितना हीट करना पड़ेगा और कितना टेम्परेचर पे जाके वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो व्हेन वी हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन से उसको 373 केल्विन तक जब लेके जाओगे तो वेपर प्रेशर उसका इंक्रीज होके 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है. दैट टेम्परेचर ऑफ फॉर वाटर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मींस जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट केस लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इन बल्क. क्योंकि अभी तक जो इवेपोरेशन चल रहा है वो सिर्फ सरफेस से चल रहा है. नाउ फ्रॉम द बल्क द लिक्विड विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग और उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं. तो राइट डाउन फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग, then write elevation क्या होता है. Write boiling point of a liquid. Boiling point of a liquid is the characteristic temperature. The characteristic temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure and liquid starts boiling. Okay, so this temperature is known as boiling point. Now next, write in next paragraph you can say, on adding a non-volatile solute to a liquid solvent, the vapor pressure of solvent decreases. Solvent कह दो या solution कह दो, क्योंकि solute जो non volatile है वो contribute ही नहीं करेगा, तो total vapor pressure solution का solvent के vapor pressure के equal ही होगा. तो vapor pressure of solvent decreases on adding a non volatile solute. Vapor pressure of solvent decreases, hence boiling point increases. If we plot a curve between vapor pressure of a liquid and temperature, then अगर हम सपोज करते हैं कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना है, एंड इफ वी स्टार्ट हीटिंग दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, लिक्विड जितना ज्यादा वेपराइज होगा उतनी उसकी लिक्विड की वेपर सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम में रहेंगी, चाहे वो ओपन में है क्लोज में है. दिस वेपर प्रेशर प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एनी लिक्विड. ठीक है, तो वो लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाओगे. और इंक्रीज होने का रीजन क्या है, विद हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स increases
and more of liquid particles will start converting into vapor. तो ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है और एक टेम्परेचर ऐसा होगा, सपोज करो ये यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है इनिशियली, अगर हम वाटर की बात करें तो कम था, यहाँ पर सपोज अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो स्टैंडर्ड प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर का है 1 atm। अब वेपर प्रेशर लिक्विड का टेम्परेचर के साथ कर्व कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो ये जो कर्व आता है मतलब स्टार्टिंग हमने इस टेम्परेचर से क्या इंक्रीज टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो दैट पर्टिकुलर temperature is known as TB naught. This TB naught is what? TB हमने जो सिंबलाइज किया, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर लिक्विड, और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जब प्योर फॉर्म में, अभी इसमें कोई सॉल्यूट नहीं ऐड किया। अब अगर हम इसी सॉल्वेंट के अंदर, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं, इफ सपोज वी ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसी टेम्परेचर पे जहां से हमने स्टार्ट किया रीडिंग लेना, सेम टेम्परेचर पे हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, देन व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर? इट विल डिक्रीज, यहां से यहां आ जाएगा ये। और अगर हम फिर उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, तो ये जो पूरा कर्व आपको मिल रहा है, मतलब हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। दिस कर्व इज फॉर सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ये कर्व सॉल्वेंट का है, ये कर्व सॉल्यूशन का है, ठीक है। फॉर एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखिए, हम जितनी भी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। अब हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट किसको कंसीडर करते हैं? वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर कर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, this will be your new boiling point, and suppose this is represented as TB. क्लियर? ये हमारा था प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ये लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट आया हमारे पास सॉल्यूशन का। तो आप कर्व से देख सकते हो, पहले कम था बॉइलिंग पॉइंट, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड। तो हमारे पास चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is equal to delta TB, and delta TB is equal to कितना होगा? TB minus TB naught, ठीक है। जो आपका एलिवेट हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, दैट इज डेल्टा TB। इसको हम अगर वर्ड्स में लिखना है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू the new boiling point of the solution minus boiling point of pure solvent, and it has been proved, क्योंकि अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर से डायरेक्टली रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर आपको पता है डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन के केस में, एंड वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल, यू कैन से मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम इसको डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपको जस्ट एक चीज याद रखनी है, दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, experimentally it has been found that delta TB is directly proportional to the molality of the solution। जिस solution की आप बात कर रहे हो, उस solution की जो molality होगी उसके directly proportional होगा elevation in boiling point। और when we remove proportionality sign, we can write it delta TB is equal to KBM। Equation number 1. This is KBM, KB here is, और इस डेल्टा TB की जगह आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल। इफ न्यूमेरिकल में डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है कि इतना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ, तब आप डायरेक्ट वो वैल्यू लिखोगे।
अगर न्यू बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, पुराना अगर सपोज वाटर या लिक्विड, तो आपको वहां पर गिवन नहीं होगा वाटर का एक्चुअल, आपको याद रखना है, इट इज 373 भी आप ले सकते हो, 0.15 करने की जरूरत नहीं है। तो उससे आप फाइंड आउट करोगे ये वैल्यू एंड देन you can put it over here. Kb is a constant for you can say each and every liquid. हर एक particular liquid solvent के लिए characteristic property है, this is known as molar elevation constant और ebullioscopic constant भी कहते हैं, and this is the molality. molality के लिए आपको कोई मतलब anything can be calculated, solution की molality निकलवाई जा सकती है, molar mass पूछा जा सकता है, कितना ग्राम आपने solute ऐड किया, anything can be asked. So if we put मोलैलिटी का अगर हम पूरा फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, देन व्हाट इट वुड बी, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी. और इसको भी अगर हम गिवन मास के केस में कंसीडर करते हैं, delta TB is equal to KB WB over MB over WA. This third equation can be used to find molecular mass of a particular solute. ठीक है, हमने वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह सीधा मास के टर्म्स में लिख दिया फॉर्मूला. So this equation can be converted into this format also for calculating molecular mass of solute. Mb is equal to, Mb को आप इस तरफ ले आओ, बाकी ये Kb Wb over delta Tb Wa. This equation can be used for calculation of molecular mass of solute. For calculation of molecular mass of solute, this entire equation can be represented by this. So आप equation number 4 लिख लो, because in numericals you need to solve by this. ठीक है, क्योंकि sometimes mainly जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनका जो मेन मोटिव क्या होता है, जब भी कोई अननोन सॉल्यूशन होता है उसमें ये ऑब्जर्व करके कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो टर्म्स फिक्स्ड है हर एक लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उनके बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर. तो ये वैल्यूज आप फाइंड, मतलब सिर्फ डेल्टा टीबी फाइंड करके आप उस अननोन सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, या उसका डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, अगर आपको इतना पता हो कि उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट ऐड किया हुआ. ठीक है, तो दिस वे सॉल्यूट अननोन होते हुए भी आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड हो गया तो मॉलिक्यूलर मास से आइडिया लग जाता है कौन सा सॉल्यूट होगा. ठीक है, तो राइट दिस थिंग. इसमें बेटा एक जो इक्वेशन 1 जहां मैंने मार्क करवाई आपको, इस इक्वेशन के आगे एक लाइन आप ऐड कर दो, एज आफ्टर इक्वेशन 1 write one thing as elevation in boiling point, as elevation in boiling point is directly proportional to molality of solute, that is number of particles of solute, number of particles of solute, hence it is a co-ligative property, hence it is a co-ligative property. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन 2 मार्क में चारों प्रॉपर्टीज में से किसी भी प्रॉपर्टी को देख के पूछ लेते हैं, प्रूव दैट दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो आपने उसमें उसकी सिर्फ डेफिनेशन और ये फॉर्मूला देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन सी दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बिकॉज केबी इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए आप केबी को. एक्सक्यूज मी संगीता मैम. यस मैम. मैम आपको थोड़ा सा स्लांट. So beta write for KB. KB is
Kb is a constant called as molality से MOLAL, molal elevation constant और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, जो हमने स्टार्टिंग में टर्म यूज किया. इफ यू कैन सी इन द हेडिंग, दिस इज एब्यूलियोस्कोप इज रिटन इन द हेडिंग ना, तो आप इसी को कर सकते हो, एब्यूलियोस्कोपिक कर देना, वाई की जगह IC कर देना, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट which can be defined as the elevation of boiling point. It can be defined as the elevation of boiling point when molality of the solution is unity. अब आप फॉर्मूला में जैसे फिजिक्स में डेफिनेशंस फ्रेम करते हो बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM में मोलालिटी 1 करोगे तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ सॉल्यूशन हुज मोलालिटी इज यूनिटी. ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 भी लिख सकते हो, यूनिटी भी लिख सकते हो. Can anyone tell the unit of KB? What will be the unit for KB? What will be the units for KB? Formula हमारा है delta TB is equal to KBM. So KB will be equal to delta TB over molality. Delta TB क्या change in temperature है, तो Kelvin में हम लेते हैं इसलिए जनरली जो ऐसा यूनिट है केल्विन, एंड मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम, तो मोल्स पर केजी, तो यूनिट आ जाएगी इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल. यूनिट फॉर केबी इज केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके, so this is your third colligative property, in which you can say that whenever a non-volatile solute is added in a particular liquid solvent, the boiling point always increases, and this elevation is directly proportional to the molality of that particular solution. Solution की जो molality है उसी पे depend करेगा कि कितना elevation होता है, and that is why I explained it earlier also कि आप solution 1 molar sugar लो, 1 molar यूरिया लो या 1 molar ग्लूकोज solution लो, सबका जो boiling point है वो same होता है, मतलब जो new boiling point है that will be same, means elevation in boiling point will remain same if the molality of the solution is same, means number of moles present in the solution for solute should be same. ठीक है, next third property, depression in बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बेटा किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो उसका कम हो जाता है. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, तो एक लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट हम नहीं कंसीडर करते, वो सॉलिड्स के लिए कंसीडर होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी कंसीडर. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थर्ड प्रॉपर्टी, आप इसको थर्ड नंबर पे पॉइंट देना, 4 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे. Third one is depression in freezing point, and it is named as cryoscopy. Cryoscopy. So write first of all definition of freezing point, then graph में थोड़ा सा change है, वो that I will do later. First write फ्रीजिंग पॉइंट. अब बेटा वो टेम्परेचर है जहां पे एक लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का
वो उसके फ्रोजन स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसके इक्वल हो जाता है। मतलब एक सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो राइट डाउन फ्रीजिंग पॉइंट या डेफिनेशन थोड़ा लिख के फिर हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट हैपेंस टू इट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, freezing point is a particular temperature at which vapor pressure of a liquid solvent becomes equal to the vapor pressure of its frozen state. That is, or means, you can write, means when a liquid is in equilibrium with its solid state. Next, write in next paragraph. On adding a non-volatile solute, vapor pressure of a liquid decreases. Hence, it becomes equal to the vapor pressure of its frozen form. It becomes equal to the vapor pressure of its frozen state at somewhat lower temperature. That is, freezing point of solution containing a non-volatile solute is always lesser than pure solvent. Suppose if we plot a curve for, अगर हम अभी एक प्योर लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज हमने इसको इतना हीट अप भी नहीं करना कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग नाउ। अब हमें कूल करना है, तो व्हेन वी कूल अ पर्टिकुलर लिक्विड, एक प्योर सॉल्वेंट वाटर को अगर हम कंसीडर करें, उसको हम कूल करना स्टार्ट कर रहे हैं इस टेम्परेचर से, वी हैव स्टार्टेड कूलिंग इट, और यहाँ तक आके वो मतलब इस तरह का कर्व आया, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट कूल करने पे वेपर प्रेशर, ठीक है। एंड नाउ सपोज उसके बाद आप उसको और कूल करते हैं तो क्या होता है, आप ठंडा करते जाओगे एक लिक्विड को, एक स्टेट ऐसी आएगी ना जब लिक्विड की जगह आपको सॉलिड अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और सॉलिड अपीयर होने के बाद आप अगर उसको और फर्दर कूल करते हो तो बहुत रैपिडली वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है, बिकॉज फ्रोजन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम होता है। तो ये इस तरह का कर्व आपको मिलता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, मतलब हम लिक्विड को कूल कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ हमें पूरा प्रोसेस रिवर्स लेना है, वहां हम बॉइलिंग में हीट अप कर रहे हैं बट फ्रीजिंग में हम उसको कूल डाउन कर रहे हैं। तो ऑन कूलिंग अ प्योर लिक्विड, its vapor pressure first decreases, and that particular temperature at which liquid or solid starts forming, it changes or it decreases rapidly, और ये rapid decrease जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। Now suppose if we have added a solute to it, इस pure solvent की जगह हमने उसका 1 मोलर या कोई भी एक मोलालिटी वाला आपने सोल्यूशन ले लिया, उस सोल्यूशन का अगर आपने वेपर प्रेशर में चेंज ऑब्जर्व करना, उसको कूल करके, this will be the curve for solution
और सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि आपको मतलब लेस अमाउंट में वेपर प्रेशर होता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, एंड ये कर्व आपको इस तरह का मिलेगा फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर था आपका जहां पे ये सॉलिड, ये लिक्विड सॉल्वेंट था, ये सॉलिड सॉल्वेंट, यहाँ पे मेंशन कर लेना कर्व पे, ये सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व, और दोनों कर्व जिस पॉइंट पे मीट कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट के लिए, वो टेम्परेचर जो था हमारा दैट इज TF नॉट। TF, F इज फॉर फ्रीजिंग, T इज फॉर टेम्परेचर, नॉट ये हमारा प्योर लिक्विड के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका था प्योर लिक्विड के लिए TF नॉट। थोड़ा सा आप कर्व को इस तरफ प्लॉट कर रहे हो, पहले से हुआ हुआ था तो यहाँ पे स्पेस कम है, बट स्टिल यू कैन सी हियर। अब जो हमारा सॉल्यूशन वाला कर्व आ रहा है, ये इस सॉलिड सॉल्वेंट के कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां इंटरसेक्ट करेगा बेटा वही पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। So this will be your new freezing point, and this will be considered as TF। ये नए वाला जो पॉइंट आया आपका सॉल्यूशन के लिए वो TF है, जो पहले वाला प्योर सॉल्वेंट और लिक्विड और सॉलिड जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर जो पॉइंट है उसको आपने TF नॉट कंसीडर करना है। तो डिप्रेशन, अब ये ऑब्वियसली पहले इतना था फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये हो गया मींस डिक्रीज हो गया। तो डिप्रेशन इन freezing point delta TF, उसमें T भी कंसिडर कर रहे हैं, here it will be considered as TF, delta TF will be equal to what? TF naught minus TF. Clear? And experimentally it has been you can say seen or experimentally observed करके आगे लिख दो, delta TF is directly proportional to molality of that particular solution. यहाँ लिख लेना, experimentally it has been proved that delta TF is directly proportional to molality and delta TF is equal to KFM. This equation number 1. एंड देन अगेन मोलालिटी के लिए हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाला, या फिर डायरेक्टली मैं मास वाला पुट कर रही हूँ यहाँ पे। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB ओवर कैपिटल MB, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड मल्टीप्लाइड बाय W, मतलब उसको डिवाइडेड जो आपने दिया सॉल्वेंट के मास से डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड बाय 1000। पिछले वाले में मैं 1000 लिखना भूल गई थी, अगर वहां पर आप 1000 नहीं लिख रहे हो तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट आपको किलोग्राम लेना है, अदरवाइज राइट 1000 विद दैट फॉर्मूला एज वेल, नहीं तो भूल जाओगे फिर, क्योंकि जनरली मासेस आपको ग्राम्स में गिवन होते हैं और मोलारिटी फाइंड करने के लिए आपको 1000 लिखना मस्ट है। तो लास्ट फॉर्मूला में भी लिख लेना, अगर नहीं लिखना है तो फिर WA के साथ आपको kg लिख लेना वहां, ठीक है। बट इट्स बेटर इफ यू राइट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी आपको फिर ग्राम में निकालना है, तो इट्स बेटर इफ यू मेंशन 1000 देयर। देन what will be the formula for calculation of MB? MB can be calculated delta KF WB 1000 over delta TF W। यहाँ W आपका ग्राम्स में है, और इफ यू आर नॉट राइटिंग 1000 देन राइट इन किलोग्राम, बट इट्स बेटर इफ यू कैलकुलेट इन ग्राम्स, क्योंकि आपको फिर जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है वो फिर तभी ग्राम्स में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये KF जो है दैट इज अगेन, यहाँ पर भी बेटा फर्स्ट फॉर्मूला के साथ आप लिख सकते हो एज, फर्स्ट यू राइट डाउन दीज फॉर्मूलाज, ये आपको सेकंड इसको कर लो, एंड दिस विल बी द थर्ड।
चेंज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल, उसमें भी 1000 लगा देना दोनों फॉर्मूला में, TF फाइंड करने के लिए भी और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए. Right, as delta TF is directly dependent on or only dependent on number of particles of solute, as delta T is directly dependent on number of particles of solute. Hence, it is a co-ligative property. Hence, it is a co-ligative property. And next, right here, Kf is a constant. Kf is a constant known as molar depression constant. Molar depression constant. वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों ही नेम्स बेटा यूज हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी में मोलर एलिवेशन या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ही है. बट द सेकंड टर्म यू मस्ट नो, अदरवाइज इन फ्यू न्यूमेरिकल सपोज इट मे बी गिवन, तो यू मस्ट हैव अवर नॉलेज ऑफ दीज अनदर टर्म्स एज वेल. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक, PIC कर देना लास्ट में, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, which can be defined as depression of freezing point of a solution when molality is taken as unity. When molality is taken as unity. Its unit is Kelvin किलोग्राम पर मोल. यूनिट में कोई चेंज नहीं है बेटा, क्योंकि वो टेम्परेचर और मोलैलिटी से ही रिलेटेड है, सिर्फ टर्म्स का मीनिंग अलग अलग है, मतलब वैल्यूज अलग होंगी दोनों कांस्टेंट्स की, क्योंकि एक डायरेक्टली रिलेट कर रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, एक डायरेक्टली रिलेट कर रही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से. So values will be different, values will be given in the question always, you no need to cram values, क्योंकि वाटर के लिए चलो आप अगर लर्न कर भी लेते हो, दो ही वैल्यूज है Kb और Km, Kf, बट फॉर अदर सॉल्वेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. ठीक है, तो बेटर है कि मतलब अदरवाइज एग्जाम्स में हमेशा गिवन होंगे, आपको नो नीड टू क्रैम देम. ठीक है, क्वेश्चन आता है या तो डेल्टा TF निकाला मतलब डेल्टा T पूछते हैं डायरेक्टली, या फिर पूछ सकते हैं न्यू बॉइलिंग पॉइंट और न्यू फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया सपोज इसी टॉपिक की हम बात करें,